warm and enchanting welcome once again. बहुत बहुत स्वागत है आपका केमिस्ट्री के इस रिवीजन सेशन में। हम क्या करने वाले हैं आज? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसको हम रिवाइज करने वाले हैं नीट के अपनी तैयारी के इस सेशन में। पीरियोडिक टेबल चैप्टर के रूप में कैसा है? छोटा सा है, खूबसूरत है और क्वेश्चन भी से आ जाते हैं। कैसे आते हैं? बड़े आसान आते हैं। कई सारी इन्फॉर्मेशन से सूचनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है तो बस सब कुछ है, और नहीं है तो फिर हमें कुछ नहीं है। क्या काम है हमारा? हमारा काम है इन सारी सूचनाओं को, इन सारी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करना, इनके ऊपर बेस क्वेश्चंस को करना और क्वेश्चंस के बहाने पूरी की पूरी थ्योरी को रिकैप्चुलेट करना। राइट, तो तैयार हैं आप? बिल्कुल। तो आगाज करते हैं रिवीजन सेशन पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। सबसे पहले अगर आप टेबल को याद करिए, पीरियोडिक टेबल है क्या? एलिमेंट्स को एक ऐसी सीक्वेंस में लगाया गया है कि मिलती जुलती प्रॉपर्टीज एक के नीचे एक साथ साथ आ जाए, और या फिर अगर प्रॉपर्टीज में परिवर्तन हो तो एक ट्रेंड देखने को मिल जाए। तो एक टेबल के रूप में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले डॉबरिनियर नाम के एक पुराने प्राचीन सज्जन थे जिन्होंने ट्राइड्स बनाए थे, तिकड़ियां। ये क्या थी? तीन एलिमेंट्स की ऐसे तिकड़ियां बनाई जिसमें उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और जो सेकंड वाला है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट और थर्ड की एवरेज है। अच्छा, ऐसे कुछ कुछ चिल्लर ट्राइड्स उन्होंने बना लिए थे, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, ऐसा था? जी हाँ, बिल्कुल। और वैसे अगर आप देखेंगे तो वो सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम पर भी एप्लीकेबल तो हो जाएंगे, मना नहीं है, लेकिन जिस टाइम डॉबरिनियर ने खोजा था उस टाइम रुबिडियम का लोगों को ज्ञान था नहीं। दे वर सिंपली नॉट अवेयर ऑफ रुबिडियम। अच्छी बात है। तो फिर अब नॉनदलेस आपके पास लॉ ऑफ ट्राइड्स किस पर एप्लीकेबल है? हैलोजेंस पर बकायदा, Cl, Br और I। अच्छी बात है, कूल। ये देखिए, ये कांसेप्ट डॉबरिनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। अगर एटॉमिक मास देखेंगे तो 127 प्लस 35.5 अपॉन 2, ये कितना हुआ? ये हो गया 162.5 अपॉन 2 विच इज 81.25। ये लगभग बराबर है 79.9 के। ये भी लगभग 80 है और ये भी लगभग 80 है। अरे एक्यूरेट तो नहीं है, इतना एक्यूरेट आता भी नहीं है। पुराने लोग, पुरानी बातें, डॉबरिनियर महाराज 200-250 साल पुरानी बात, लॉ ऑफ ट्राइड्स, और इसीलिए इसकी बहुत इज्जत नहीं है। एक बार याद दिला दिया आपको, बात है, ठीक है। डॉबरिनियर के ट्राइड हो, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स हो, ये सब बहुत ही चिलर किस्म के प्रयोग थे। हमें कोई बहुत बहुत हाई फाई नहीं माने जाते। एक्चुअल असली काम अगर इसमें किसी ने किया तो वो थे हमारे पुराने बड़े जगत के टुकड़े महान दाढ़ी वाले मेंडलीव। मेंडलीव रशियन थे और इसी कारण से इतने बड़ा कंट्रीब्यूशन करने के बावजूद उन्हें कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। पॉलिटिकल कारण थे, है ना। 1910 तक मेंडलीव जीवित रहे और 10 साल काफी थे। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट केमिस्ट्स एवर। पूरे पीरियोडिक टेबल को, सारे एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करना, इस तरीके से कि इनकी प्रॉपर्टीज को सिस्टमैटिकली पढ़ सके, ये काम किसी ने किया तो महान मेंडलीव ने किया था। क्या किया उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दे डाला। पहले लोग ट्रायड, ऑक्टेव जैसे चिल्लर पार्टी के होते थे, इन्होंने तो बड़ा शानदार काम किया। इन्होंने कहा, एक फार्मूला बना दिया। उन्होंने कहा जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में इन सारे एलिमेंट्स को लगाओ, और सारे एलिमेंट्स को लगाने के बाद जब आप एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में ने कहा था सारे एलिमेंट्स लगाओ, और जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि सर्टेन डिस्टेंसेस के बाद, कुछ संख्याओं के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं या वो रिपीट हो रही है। अंग्रेजी में कहें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मासेस। ये आइडिया आना कि इस सारे प्रकट संसार के अलग अलग एलिमेंट्स में कोई तारतम्य भी है, उनको हम एक सेट पैटर्न में, एक सिस्टमैटिक तरीके से देख सकते हैं। ये आइडिया अपने आप में एक नया आइडिया था, एक विचित्र आइडिया था। बाद में लोगों ने खोज कर इतिहास के पन्नों से डॉबरिनियर और न्यूलैंड को लेकर खड़ा कर दिया कि हाँ भाई ये भी थे, मेंडलीव तो बड़े महान नहीं, और दूसरी आदमी तुमने बहुत बड़ा काम किया, हमारे भी डॉबरिनियर थे और न्यूलैंड वगैरह थे। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो दिस वाज इटसेल्फ अ वेरी रिवॉल्यूशनरी आइडिया एंड दिस वाज फॉरवर्डेड बाय मेंडलीव। क्या आज भी हम इसको मानते हैं? कंसेप्ट को तो हम मानते हैं कि हाँ ये मेथड अच्छा था, यूज करते हैं। लॉ में हल्का सा परिवर्तन किया हमने कहा है अब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक मासेस की बजाय एटॉमिक नंबर एक ऐसी ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी पाई गई जिसके हिसाब से अगर हम अरेंज करेंगे तो बेहतर सेटिंग हो जाएगी। तो भाई लोग, ये तो थी मेंडलीव की माया। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंक्लूडेड? ए, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। नॉनसेंस, रॉन्ग ऑर्डर में क्यों अरेंज करेंगे? तो कुछ chaos ही है, कोई मतलब नहीं है। अनरिलेटेड एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम्स, नहीं मैच करते हुए सेम कॉलम में आए थे, तब यही तो महत्व था पीरियोडिक टेबल का। नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस एंड नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। जी हां, एक्चुअली अगर आप देखें नोबल गैसेस उस समय तक खोजी नहीं गई थी, तो जो थी ही नहीं शुरुआत में, जब मेंडलीव ने अपना लॉ दिया था 1850-60 के आसपास दिया था उन्होंने, तब तो नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जो है ही नहीं उसकी जगह ही नहीं है, और जब आती तो उसी में डाल दी जाती है, आगे बीच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ऐसी आइसोटोप्स के साथ जरूर एक सियापा था। क्यों? आइसोटोप ऐसे हैं जिनके हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का वजन अलग अलग है, तो वो अलग अलग जगह आ जाती है, पर प्रॉपर्टीज तो उनकी बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि आइसोटोप्स हैं, वजन का फर्क है, पर केमिकल प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल एक जैसी है। तो ये गड़बड़ थी, बहुत भारी गड़बड़ थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। ठीक, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। मैंने कहा ये नहीं कहा है कि आइसोटोप्स थे नहीं, आइडेंटिफाई मुश्किल था उस समय, लेकिन जो भी था ना, नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस। वेल, नोबल गैसेस की जगह बनाई जा सकती थी, नहीं अगर उसमें नहीं खोजी गई थी तो किस प्लेस पे डाल देते, बात कोई बड़ी बात नहीं थी। बाद में उन्होंने खपाई थी उसमें मेंडलीव टेबल। राइट, तो चलिए डी द आंसर, केस एंड डी इज द आंसर। एक अगला क्वेश्चन है, अब मेंडलीव की बात आते हैं हम मोज़ले की। मोज़ले महाराज ने अलग बड़े डायनामिक व्यक्तित्व था मोज़ले का। क्या आपको पता है कि मोज़ले एक एयरफोर्स पायलट थे? व्हाट? जी हां, मोज़ले न सिर्फ बड़े फाइन केमिस्ट थे, बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, वॉर टाइम में वो और छोटे-मोटे फाइटर प्लेन उड़ाया करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसे ही किसी एक्शन आक्रमण के दौरान मोज़ले की मृत्यु हो गई थी। जब आप दूसरों को मारने जाते हैं कोई आपको भी मार सकता है, लेकिन हाँ उसके पहले बहुत छोटा जीवन था मोज़ले का, पर उन्होंने बड़ी खास चीजें डिस्कवर करा ली थी। बड़ी सारी चीजें उन्होंने डिस्कवर करा ली थी। कैसे? ये देखिए, जैसे मोज़ले ने ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसको कहते हैं डिस्कवर किया, इज्जत कम है उनकी मेंडलीव के मुकाबले, क्योंकि उन्होंने खाली मेंडलीव के लॉ को थोड़ा सा फाइन ट्यून कर दिया, रिफाइन कर दिया, इससे ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता। पर फिर भी उन्होंने बड़ी मजेदार स्टडी कंडक्ट करी थी। क्या? उन्होंने एक्सरे की फ्रीक्वेंसीज को नापा और बकायदा ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ऑफ एलिमेंट्स अगेंस्ट देयर एटॉमिक नंबर्स। क्या उन्होंने न्यू वर्सेस जेड प्लॉट किया? नहीं। द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये है रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर, उन्होंने अलग-अलग एलिमेंट्स के लिए प्लॉट करी। अच्छा, तो स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था, रेसिप्रोकल था या डायरेक्ट था? स्क्वायर रूट था। ये कैसा पता है? ये उन्होंने किया था बेचारों ने। करेक्ट आंसर क्या है? बॉम्बे बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, हो गया, होने दीजिए। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट? अनिल क्वांटियम। अनिल क्वांटियम
ओ ये कैसे लिखेंगे? अननिलक्वाडियम। अन निल, अन का यू, निल का एन और क्वाडियम का क्यू। अन निल क्वाड यम, यम तो सफिक्स लगाते हैं। अन का यू, निल का एन और क्वाडियम का क्यू, यू एन क्यू। ये है। हो सकता है आपको लगे कि अरे ये क्या, ये कहां से आ गया? ये सुपर हेवी एलिमेंट्स के नाम देने की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। हाँ, हमने तो वो मेंडेलिवियम, रुदरफोर्डियम, आइंस्टीनियम सुने थे, वो कॉमन नेम्स हैं। सुपर हेवी एलिमेंट्स के बारे में अब ये कि जिस वैज्ञानिक ने उन्हें खोजा है, ये मान्यता है कि उन्हीं को अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी पड़े उसका नाम जैसे रख दें। नो डाउट साहित्यिक नाम रख देते हैं, लेकिन ज्यादा है भी नहीं। और फिर भी जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, वो सुपर हैवी एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, और नाम कैसे रखते हैं और सिंबल कैसे बनाते हैं? देखो, हम कहते हैं कि भाई जो भी उनका एटॉमिक नंबर उसमें 3 डिजिट हैं, 100, 10 और 1 प्लेस है। हाँ जी, उन तीनों प्लेसेस को रिप्रेजेंट करते हुए, उन तीनों डिजिट्स को, कि वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, हाँ जी, उसको उठाओ और उसका एक नाम उन्होंने दे दिया अपने लैटिन प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस के तौर पर। कैसे? 0 को उन्होंने बोला निल। अच्छा, हाँ हाँ, कहते हैं निल हो गया। फिर और निल का पहला अक्षर है एन ले लिया, एन का मतलब है 0। 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब क्या? 1 तो होता है, उसका सिंबल है अन, अनडेकेन, दो डेकेन। अगर आपको याद हो अनडेकेन मतलब 1 ऐड कर दो डेकेन में, 11 अनडेकेन, 2 डेकेन ऐसे करना ऑर्गेनिकली। सिंबल आया यू। तो अगर आप याद करें तो जिसका एटॉमिक नंबर है 101, उसको बोलेंगे अन निल अन। अन माने 1, निल माने 0, अन माने 1, 101। अन निल अन यम। काफी अनरोमांटिक सा नाम है, बड़ी भद्दा और सूखा नाम। ठीक है, दिमाग नहीं लगता, लोग बड़े खुश हो जाते हैं, विद्यार्थियों को अच्छा लगता है कि टट्टा ठीक है। और उधर फोडियम लॉरेंशियम कौन याद रखेगा? ये बढ़िया है। 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को टेट्रा नहीं बोला, क्वाड बोला। तो बदतमीजी करके तो टेट्रा बोल के टेट्रा लेते, और टेट्रा भी ट्राई टी था। अगर टेट्रा लेते तो टी रहता, ट्राई में भी टी था। कंफ्यूजन ना हो तो घाटा टेट्रा क्वाड लगा दे, क्वाड्रेटिक वाला क्वाड या क्वाड्रपल लगा था। फिर पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। अब हेप्टा कहते हैं, हेप्टेन बोलते थे ऑर्गेनिक वाले तो बड़े चिढ़ते थे हेप्टेन। हम क्या सेप्टेन तो लोग लड़ने जाते थे। अब यहाँ पर हेप्ट बोलते हैं तो हेक्सा का एच और हेप्टा का एच टकराया तो गाड़ा सेप्ट कर दो, सितंबर वाला। अक्टूबर वाला ऑक्ट और एन नोना। अब एन को अगर वैसे नोना कर देते या नॉन कर देते तो ये निल के साथ एन जुड़ जाता, उसका टेंशन हो जाती। तो उन्होंने एक नया ड्रामा रचा, उसका नाम एन कर दिया, ई एन एन एन, सिंबल आ गया ई। आप देखिए इस पूरे तमाशे में ध्यान रखा गया है कि पहला अक्षर रिपीट ना हो कहीं। अच्छा, सही है बॉस। तो अगर किसी का नंबर मान लो 104 है तो होगा अन निल क्वाड यम, अनिल क्वाडियम। अच्छा, अनिल क्वाडियम, अनिल क्वाडियम तो बचा है अंत का 104। जिसका एटॉमिक नंबर 104 वो है अनिल क्वाडियम, और अन का यू, निल का एन, क्वाड का क्यू, यू एन क्यू लेके सिंबल बना दिया। ये पूरा दोबारा बता दिया मैंने आपको पढ़ाई की तरह से। अगर आप सिंबल भूल चुके हो तो आपको पूरी आना चाहिए। देखिए आसान है, बहुत ही आसान है। सुपर हेवी एलिमेंट्स की इस तरह से नाम लिखना और उनके सिंबल्स लिखना। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। The valence shell of element A contains 3 electrons, while the valence shell of element B contains 6 electrons. A के valence shell में 3 इलेक्ट्रॉन और B में है 6. If A combines with B, the probable formula of compound will be. जिनको कंफ्यूजन होता है ना, मैं तो कहता हूँ कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल के तौर पे एल्यूमिनियम ले लो और उसमें ऑक्सीजन ले लो, तो Al2O3 होता है ना, तो ऐसे ही A2B3 आ जाएगा। सीधी सी आंसर। ये तो सही है। लेकिन किया कैसे? ऐसे किया, देखिए कांसेप्ट से करते हो, जुगाड़ से करते हैं कांसेप्ट से। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो तो वो +1, +2 या +3 का कटायन बनाएगा। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 हो, means not it loses electrons and they gain electrons। क्यों? क्योंकि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन तो त्यागता नहीं, इतने बड़े महान त्यागी तो होते नहीं है। तो फिर ये -3, -2 और -1 वाले एनायन बनाएंगे। एनायन बनाएंगे जी हाँ। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने मांगता है? 2 और। अगर 2 और चाहिए ले ले 2 और, तो क्या बन जाएगा? 2-। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन के लिए क्या चाहिए? 3 निकाल दो, 3 निकाल दिया, क्या बन गया? A3+। ओहो, तो फार्मूला कैसे लिखेंगे? A3+ है, A3+ है और B2- है। ये इसके चरणों में इसके चरण एक्सचेंज A2B3 ऐसे बन जाए। वो 3 है क्या? A2B3 ऐसे हो जाएगा, टंटा टटा। बस या और आउट विदाउट एनी डाउट। चलिए भाई, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन करने और बहाना है क्वेश्चन थ्योरी को रिवाइज करने का। क्वेश्चन आपको आ गया, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो क्वेश्चन तो आया हुआ का। और खुदा खास्ता अगर गई तो थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। माने एग्जाम में गलत तो उससे अच्छा भी गलत तो उसे सही कर ले, सही करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक मैच द कॉलम दे दिया, क्या है? लिस्ट 1, लिस्ट 2, रदरफोर्डियम, रॉन्टीनियम, थोरियम और नेपच्यूनियम है। अरे गजब। और पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ऐसा करके बोला गया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैचिंग कराई गई है। ए के साथ कई कई ऑप्शंस हो सकती हैं। ओ माय गॉड, क्या कहेंगे इसमें? आइए देखते हैं क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कौन कहाँ है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल में याद होगा, लैंथेनम और एक्टिनियम, हाँ जी, यहाँ से जाइए तो डी ब्लॉक में है बिल्कुल। और इनके बाद एफ ब्लॉक शुरू होता है, जरूर होता है बाबू। उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से आता है, कैसे आता है, जरा याद करो, बताओ कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज रहती है। सीरियम से ल्यूटिटियम तक लैंथेनम के बाद स्टार लगा देते हैं और सितारे में एफ ब्लॉक चालू हो जाता है और सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक चलता है। यहाँ आप जाते तो हाफ जाता है और हैफनियम बन जाता है। ठीक है, राइट, अच्छी बात। तो अगर आप देखिए सीरियम, यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स कितने हैं, मान लीजिए कोई पूछता है। ज़ेनॉन कितनी थी? 54। 5th पीरियड में, 6th पीरियड में उसके बाद कौन सा आया? 6th पीरियड में आया सीजियम, फिर आया बेरियम, तो 55, 56 और लैंथेनम आया 57, तो 58 से 14 जोड़ लीजिए 57 में, तो कितना आता है? ये आ गया 71। 58 से लेकर 71 तक सीरियम से ल्यूटिटियम चलते हैं। आप देखो यहाँ कोई है क्या? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। अच्छा, और फिर 72 से हैफनियम, और हमको पता है कि अगर एफ ब्लॉक जुड़ जाता है तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो 32 और जुड़ जाएगा, 104 यहाँ पे रहेगा।
57 से यहाँ कितना है 32 जोड़िए 89 यहाँ पर आएगा। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर है 89। जी लेंथ के बाद आप देखिए सितारे वाले सीरियम से ड्यूटेरियम भी आएगा बीच में, इसलिए 89 और एक्टिनियम के बाद ये हैशटैग लगा दिया आपने, हाँ ये एफ ब्लॉक की दूसरी सीरीज आ जाएगी। अच्छा तो वो कितनी 90 अगर आप देखें थोरियम से लेकर और चलती जाएगी कितनी 89 प्लस 32। अच्छा तो 90 प्लस 31 90 और 31 कितना 121 121 तक चलेगी तो खत्म नहीं हो रही नहीं हो रही। अब ये पूरा मैं कहता हूँ ये पूरा डी ब्लॉक का था। अगर सिर्फ आप एफ ब्लॉक की बात करें तो 89 प्लस आप बोल लीजिए 14 कितना होता है, एफ ब्लॉक में 14 आते हैं, 89 और 14 हो गया नॉट ये 103। ठीक है ना, तो आपके पास 90 से 103 तक एफ ब्लॉक चलेगा। अब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल तय है आपके सामने, चाहिए ग्रुप नंबर 3 है, ये ग्रुप नंबर 4 है। रदरफोर्डियम जिसका एटॉमिक नंबर है 104 यहाँ दिया हुआ है, वो कौन से आएगा, वो ग्रुप 4 में आएगा। अच्छा 7th पीरियड में आएगा, बिल्कुल 7th पीरियड में आएगा और डी ब्लॉक है एफ ब्लॉक, वो लॉर्ड का डी ब्लॉक में आ गया। एफ ब्लॉक तो खत्म हो गया थोरियम ऑनवर्ड्स नीचे एक्टिनाइट्स की सीरीज। PQR यही है सही जवाब रदरफोर्डियम के लिए। ए है PQR, QS गलत है, PQR सही है, QR गलत है, RS गलत है। कैसा मैट्रिक्स मैच है आप देखें, एक खाली ए ऑप्शन सॉल्व करा और बी आ गया सही। सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए, कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं ऑप्शन बी सी और डी भी कर रहा हूं और उनकी जरूरत इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, पर यही कंसेप्ट एक टुकड़े में कहीं और आ गया, आपके एग्जाम में इसको पूरा कर देता हूं। रॉन्टजेनियम को देखिए, रॉन्टजेनियम जी कहां है, जिसका एटॉमिक नंबर 111 है। ओह अभी 111 कहां तक जाएगा, अब देखो बाबू हैफनियम यहां से और यहां मर्करी तक गया था, आपने आपसे मर्करी गया था जो 80 था। अच्छा रदरफोर्डियम यहां 112 तक जाएगा और आप 111 रॉन्टजेनियम की बात कर रहे हैं। 112 तक तो डी ब्लॉक में रहेगा, उसके बाद डी ब्लॉक के बाद जाएगा। तो रॉन्टजेनियम जो बी है आप देखिए, ए तो PQR हो गया, बी में अगर आप गौर करें तो क्या हो सकता है, क्या 7th पीरियड का है, जरूर 7th पीरियड का है। बी सी और डी सारे के सारे ही बेशरम 7th पीरियड के ही हैं, तो पी ऑप्शन तो सब में सत्य है, 7th पीरियड के सारे। ग्रुप नंबर 4 जी नहीं, ग्रुप नंबर 4 का रदरफोर्डियम तो कोई नहीं होगा, क्यों रिपीट नहीं होने वाला। क्या वो डी ब्लॉक है, अगर 111 नंबर है तो डी ब्लॉक अवश्य है, अगर डी ब्लॉक है तो एफ ब्लॉक होगा, नहीं आ रहा तो एस। सी थोरियम, थोरियम क्या है, थोरियम स्पष्ट रूप से एफ ब्लॉक है, एस। और लास्ट वाला नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम का है नालायक 93 वो तो यहीं पर है, तो वो भी एफ ब्लॉक है, पीएस। एक्चुअली अगर देखें तो इनका ग्रुप नंबर क्या है, ये ग्रुप 3 है, ग्रुप 3, ये भी ग्रुप 3 है। क्यों, लेंथेनाइट सेक्टाइट सारे के सारे ग्रुप 3 में पटक दिए एक तरह से। अच्छा बात तो सही है, ये ग्रुप 4 था और 111 वाला कौन सा है, ये है ग्रुप 11, ये 11 ग्रुप का है। अच्छा सही है, तो इससे मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। पीआर पीएस पीएस देखिए, पीआर पीएस पीएस नहीं सॉल्व करेगा भी आंसर तो आ गया था, ऐसा है। खुश तो बहुत था तो चलिए अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी, अब तो पीरियोडिक टेबल की भी बात चल रही थी और अब हम कहां गए, अब हमारे देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज पर जी हां, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज, एटॉमिक रेडियस के बढ़ते हुए क्रम में लगाए, डाउन द ग्रुप तो रेडियस बढ़ी जाती है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और सेलेनियम, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, ठीक है, और यहां पर साइज कम होता है। लेकिन एक पीरियड में चले तो साइज में उतना सभी पड़ेगा, डाउन द ग्रुप में एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाएगा तो साइज एकदम से बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन से ज्यादा है सल्फर, उससे ज्यादा सेलेनियम तो पक्का है, कार्बन से चल कोई नहीं सकता, बकवास बात है, ये तो ठीक है वैसे। लेकिन अब कार्बन को देखिए तो कार्बन कहां आएगा, यहां आएगा, यहां कार्बन यहां आ जाएगा, सल्फर क्या नहीं आएगा ना, क्यों, अक्रॉस द पीरियड में हल्का हल्का फर्क पड़ता है साइज का, डाउन द ग्रुप में बड़ा ड्रास्टिक पड़ जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाता है। तो ऑक्सीजन के बाद कार्बन, अच्छा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, ये फिर सल्फर फिर सेलेनियम, वाह माशाल्लाह, प्लीज द आंसर, प्लीज द आंसर इंडीड। वेरिएशन एटॉमिक साइज देखिए, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस कम होती है लेफ्ट से राइट में, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है आमतौर पर क्योंकि शेल एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। अच्छा जब रिवाइज कराई रहा हूं तो इसके एक्सेप्शन याद है आपको, एक्सेप्शन हां, एक नोटेबल एक्सेप्शन आता है एल्यूमिनियम से गैलियम, रेडियस ऑफ गैलियम लगभग बराबर है, थोड़ी सी कम है रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम से, डाउन द ग्रुप चल रहा है, यहां पर साइज बढ़ता नहीं है, लगभग बराबर है, हल्का सा कम ही हो जाता है, तो का है। और कुछ एक दो के तो दो के बड़े दाम हैं, देखिए यहां पे देखिए, इनफैक्ट जो दिखा रहा है पीरियोडिक जैसा वही बाकी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा है साइज में, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक अगर आप देखेंगे एटॉमिक रेडियस लगभग आसपास आ जाती है, हल्की सूचनी नहीं होती है पर लगभग आसपास आती है, एक्स्ट्रा शेल ऐड होने पर भी बढ़ नहीं रही है सिग्निफिकेंट रेडियस, क्यों, क्योंकि एफ ब्लॉक में भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए कुछ याद आया, हां सुना हुआ तो लग रहा है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तभी मौका आएगा और रिवाइज करके देखते रहिएगा। द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, अगला प्रश्न, द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज इज, आयनिक साइज का गलत ऑर्डर क्या है, लैंथेनम, गैडोलिनियम, यूरोपियम और ल्यूटियम। एफ ब्लॉक में अक्रॉस द पीरियड आप चल रहे हैं, साइज लगातार कम हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। वेनेडियम +2 से +3 से +4 से +5 जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को और ताकत से अपने पास खींचता जाएगा, निकले हुए इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्शन थे वो कम हो जाएंगे, न्यूक्लियस खींचेगा, इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, यार छोटा हो जाएगा साइज, तो यहां भी तो छोटा बता रहे हैं, तो सही बता रहे हैं, दिस इज करेक्ट। ओह ये तो बात सही है। थैलियम, इंडियम, टिन और एंटीमनी, ची क्या है देखते हैं, इंडियम के नीचे है थैलियम, इंडस और थैलस, थैलियम का साइज बड़ा है ये तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। इंडियम से छोटा होगा टिन, क्यों, इंडियम के बाजू में टिन है और थैलियम के बाजू में लेड, इंडियम से छोटा है टिन, तो इंडियम प्लस टिन +1 से बड़ा है, टिन +1 वैसे तो इमेजिनरी होता नहीं, लेकिन अगर +2 जो वास्तव में होता है वो तो +1 से भी छोटा होगा, तो टिन +2 पक्का छोटा तो होगा, किससे, इंडियम +1 से। और टिन के बाजू में कौन है, टिन के बाजू में है एंटीमनी, एंटीमनी अगर +2 होती तो और छोटी होती है, क्रॉस पीरियड साइज कम होता है, होती नहीं, लेकिन वो तो +3 होती है तो और भी छोटी हो जाएगी, यार ये क्या लिखा तुमने ब्रैकेट में, ये होती नहीं है, लेकिन क्यों बेवकूफ आदमी ऐसे बातें नहीं करते, इसलिए लिखा है कि आपके पास इंडियम और टिन की तुलना करनी है, अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस, ये आपने सुना है, और ये तो न्यूट्रल एटम का था, आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि न्यूट्रल एटम का साइज कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और शक तो इसका मतलब अगर इंडियम प्लस, यहां तो इंडियम +1 दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देखिए, इसमें इंडियम +1 दे रखा है, तो फिर अगर तुलना करो तो सब पे +1 लगाओ ना यार, आप तो सही करते हो, ये तो बिल्कुल सच आ गया, पर हमारे पास तो यहां तुमने टिन को +2 एंटीमनी को +3 कर दिया, अब ये कैसे निकालेंगे, हो सकता है आपको डाउट आ जाए, उसका आंसर मैं याद दे रहा था, समझ में आया, सब दोबारा बता रहा हूं, समझ में
आ जाए, आपको कंफ्यूजन इसलिए दोबारा बता रहा हूं। देखो तो इंडियम प्लस 1 तो यहाँ आ गया, ये तो यहाँ है भी मैच करता है, और थैलियम से छोटा है बिल्कुल, यहाँ से तो 3 है, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा, तो थैलियम बड़ा हो गया इंडियम से, दोनों प्लस 1 है, कटा कटा कटा, ये तो पंगे तो टिन और एंटीमनी के हैं, ठीक है। फिर एकदम से ध्यान आता है बाबू हमें टिन प्लस 2 चाहिए, ठीक है, तो ये तो पक्का है कि टिन प्लस 1 इंडियम से छोटा है। अब एक बात बताओ, अगर किसी की बजाय मेरे पास टिन प्लस 2 होता और एंटीमनी प्लस 2 होता, टिन बड़ा एंटीमनी से, तो टिन प्लस 2 बड़ा होगा एंटीमनी प्लस 2 से पक्का, और एंटीमनी प्लस 2 पक्का बड़ा होगा एंटीमनी प्लस 3 से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है साइज कम हो जाता है। हां जी, तो ये भी मेरे पास आ गया कि टिन प्लस 2 बड़ा है एंटीमनी प्लस 3 से, टिन प्लस 2 बड़ा है एंटीमनी प्लस 3 से, ये भी आ गया। कुछ तो हां ठीक है, बोलते रहो, ठीक सुनो। लास्ट पड़ा बचा है इंडियम और टिन में क्या संबंध है, देख लो। ऐसा है, मैंने कहा कि इंडियम प्लस 1 बड़ा है टिन प्लस 1 से, हां जी, और टिन प्लस 1 बड़ा होगा टिन प्लस 2 से। क्यों? चार्ज बढ़ता है तो साइज कम हो जाता है, प्लस चार्ज बढ़ गया साइज कम हो गया। तो अगर मैं इसको बीच में हटा दूं तो इंडियम प्लस 1 बड़ा है, ये तो यही सेम चीज है, इंडियम प्लस 1 आ रहा है यहाँ पे, ये बड़ा है और टिन प्लस 2 छोटा है, तो ये सही है, हाँ ये सही है, हाँ और ये भी सही है, हाँ भाई हाँ सब सही है, यस, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, हाँ यस वेरी गुड। अरे लेकिन हमको तो इनकरेक्ट ऑप्शन चुननी थी ना, चुननी थी, तो यही होगी डी आंसर। देखा ही नहीं तुमने, बता दिया, 3 सही है तो चौथा गलत होगा, फिर भी करके तो दिखाइए, दिखा देते हैं। द पोटेशियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, मैंगनीज, वेल वेल वेल, अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत ही नीट एंड क्लीन, एक बार चेक करो तुमसे, कहीं मौत के मुंह में फंस जाए। और देखिए इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा गया है और अभी तक करेक्ट ऑर्डर से पाला पड़ा है। पोटेशियम 4 पीरियड में पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, मैंगनीज ऐसे आते हैं, ठीक है। रेडियस कम होती जा रही है और प्लस चार्ज बढ़ाएंगे तो और कमी होगी, बढ़ेगी तो नहीं, तो मैंगनीज वैसे भी छोटा था, उसका प्लस 7 तो बहुत ही छोटा होगा, सेम लॉजिक जो यहाँ लगाया था उसी लॉजिक से, तो ये तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रही है। बी, सी और डी निर्विवाद रूप से सत्य 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 त्रिवाद सत्य है। अगर कोई धोखा है, अगर कोई कपट है, अगर कोई पंगा है, तो वो लैंथेनम, गैडोलिनियम, यूरोपियम और ल्यूटिनियम यहाँ पर आ रहा है। एक बार चेक करते हैं, एक पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज करने में गलती तो नहीं करती, आइए देखते हैं। लैंथेनम, हाँ जी यहाँ है, बढ़िया ऐशो आराम के साथ है। गैडोलिनियम, यूरोपियम, ल्यूटिनियम यहाँ है, गैडोलिनियम यहाँ है, दो का आप देखिए ये क्या हो गया, यूरोपियम पहले है और गैडोलिनियम बाद में। अच्छा तो ये यहाँ आना चाहिए, जो पहले है वो बड़ा है, जो बाद में है वो छोटा है, तो लैंथेनम, गैडोलिनियम, ये यूरोपियम आना चाहिए, ईयू पहले है, गैडोलिनियम बाद में है और फिर है ल्यूटिनियम। अगर यहाँ पर ये आपने छोड़ दिया तभी तो गलती रह जाएगी। वैसे भी मुझे तो सी और डी डिस्कस कर देते, क्योंकि कंसेप्ट बहुत तगड़ा था, मुझे करने की ताकत रुचि बनी रहे, इसलिए एक बात हम उसको छोड़ कर पढ़ रहे थे। लेकिन इनकरेक्ट ऑर्डर क्या है, ये है, ए इज द आंसर, इंडीड ए इज द आंसर। और ये सर आपने कंफ्यूज कर दिया, कोई कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है इसमें, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। अक्रॉस द पीरियड साइज कम हो जाता है ब्लॉक में, आपको सिर्फ लाइन से साइज लिखना है। अगर मैं आंसर टिक कर देता आप भी सीधी का सुनते, तो फिर क्या करना पड़ा, तो फिर पहले सारे डिस्कस कर दिए, आपको अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा, कॉन्सेप्ट इसी में डिस्कस हो गया, और फिर पीरियोडिक टेबल प्रत्यक्ष अपने सामने दिखा दिया कि भैया देखो, अगर तुम्हें लगे कि हम कंफ्यूज करें तो तुम खुद देख लो भैया, यूरोपियम पहले है, गैडोलिनियम बाद में, इसका मतलब साइज लगा था, इससे छोटा होगा ये, इससे छोटा होगा ये, साइज कम होते हुए यहाँ पर आएगा, पहले ही ऑप्शन गलत है। डन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स A, B and C are helium 2s1, neon 3s1 and argon 4s1 respectively. नत्थरी की, ये तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम नजर आते हैं। Which one of the following order is correct? For IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप चलेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, लिथियम से कम होगी, सोडियम से कम होगी, पोटेशियम की, A से कम होगी B की और B से कम होगी C की। Oh my God, this is so dumb. A is the answer. That's it. लिथियम से छोटा, सोडियम से कम, पोटेशियम, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस का आकर्षण घट जाता है, तो मजे से निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। The incorrect statement amongst the following is, क्या गलती है इसमें बताइए। A, the first ionization potential of aluminium is less than first ionization potential of magnesium। ची क्या ये सब, मैं ट्रेंड बता देता हूं आपको, zigzag ट्रेंड है ना, इलेक्ट्रिसिटी जैसा ग्राफ बनता है अजीब सा, क्या बनता है देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखिए आप, सावधान, Na और फिर मैग्नीशियम ऊपर चला जाए, Al क्यों 3s2, 3s2 3p1 है। S सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन था, P से निकालोगे तो आसान है, एल्यूमिनियम नीचे आ गया, Si P S Cl SH, ये है Z वर्सेस आयनाइजेशन एनर्जी, ये डिप 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 क्यों आ रही है, अक्रॉस द पीरियड एक तो आयनाइजेशन एनर्जी मोटे-मोटे तौर पर बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं, आकर्षण बढ़ता है तो बढ़ जाती है, रफ ट्रेंड बढ़ने का, ग्राफ टिंग 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 करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि एल्यूमिनियम में डिप इसलिए आया क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम और सोडियम ये 3s वाले थे, 3p में एकदम से आते हुए झटका लगा, इलेक्ट्रॉन मजे से भाग गया, उतना आकर्षण 3p वाले को नहीं था जितना 3s वाला था, मान लिया। और सिलिकॉन तक आती आदत पड़ गई, चलो ठीक है, Z भी बढ़ गया, अच्छी बात है। फास्फोरस में नया ड्रामा हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे इससे ना, अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो होगा क्या, वेल ऐसी परिस्थिति में होगा ये बच्चे की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नष्ट हो जाएगी, और अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नष्ट हो गई, और अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नष्ट हो गई, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज्यादा है। सल्फर की कम क्यों हो गई, एक्सपेक्टेशन से कम क्यों हो गई, इसलिए हो गई भैया कि अभी तो है 3p4, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, अगर आयनाइजेशन हो जाए तो 3s2 3p3 बन जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाएगी हाफ फील्ड की, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, गम होगा, एनर्जी में खर्चा होगा, लेकिन हाफ फील्ड का मजा भी लूटेगा, तो इतना गम नहीं होगा, इतना खर्चा नहीं लगेगा, एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो आपको चाहिए वो कम कम हो जाएगी। सल्फर पिट बात याद है आपको, जी हाँ, ये ट्रेंड है बाबू। अब देखो इस क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम, सत्य है। फिर फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम, ये भी सत्य है। फर्स्ट के तो दोनों स्टेटमेंट देख लीजिए, सत्य है, हमें झूठ चुनना है।
द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सेकंड ऑफ सोडियम। ये Na से Na+ और ये Mg से Mg+ की यात्रा है। पर अगर आप Na2+ बनाओगे या Mg2+, यहां पे क्या कर रहे हो, यू आर ब्रेकिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। बहुत बड़ा पाप करो, सोडियम प्लस 1 बन चुका, तुम +2 बनाओगे, पागलों की तरह उसकी आयनाइजेशन पड़ जाएगी, बहुत जल्दी नोबल गैस उजाड़ सबसे ज्यादा हो जाएगी। और यहां बोला है कि सोडियम की कम होगी, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। ठीक, ये गलत बोला है, ये चीज गलत बोली ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही चुनना था। बी इज द आंसर, यस बी इज द आंसर एंड वी हैव द आंसर, देयर वी आर, राइट। डी स्टेटमेंट भी तो देख लेते, देख लो भैया। थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन थर्ड ऑफ एल्यूमिनियम। ना मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दो इलेक्ट्रॉन खो चुके हैं और थर्ड आईपी आप सप्लाई कर रहे हो। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसी है बच्चों, वो नियॉन जैसी हो चुकी है। और एल्यूमिनियम कैसा है, नियॉन और 3s1 एक बचा हुआ है। प्लीज नोट, एल्यूमिनियम खुद क्या था, एल्यूमिनियम था नियॉन 3s2 3p1। एक इलेक्ट्रॉन पी का निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन s में से निकल गया, तो बचा 3s1। तीसरा इलेक्ट्रॉन उड़ा के एल्यूमिनियम 3+ बनाओगे, बन जाएगा। बुरा लगेगा, इतना भी नहीं, क्यों, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने की खुशी भी है, इतना बड़ा पाप नहीं किया हमने। लेकिन यदि तुमने गलती से भी मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी, पागल हो गया, क्यों, अरे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तोड़े, तुम क्या, तुमने तो कलेक्ट चीज दिया उसका, इतना बर्दाश्त नहीं करेगा कोई। हीलियम और 2s2 2p5, कमाल कर दिया यार तुमने, ऐसी भयंकर कृत्य करके तुमने उसकी स्पेसिफिक मैग्नीशियम ना। तो थर्ड आईपी ऑफ मैग्नीशियम पागलों की तरह ज्यादा होगा बजाय एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम तो खुशी से देगा, ले लो इलेक्ट्रॉन, क्यों, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ रही है, मजा आ रहा है। तो यहां तो घर उजाड़ रहा है बिल्कुल, तो ये तो ट्रू हो गया, सही हो गया, ऑप्शन नहीं, करेक्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसी के साथ हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज का कांसेप्ट कवर किया। एक के बाद एक 2-3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। And this brings us to the next question. It says a sudden jump between the values of second and third ionization energies of an element would be associated with electronic configuration. क्या ये कहना है कि सेकंड से थर्ड में abrupt, no, whenever you break the inert gas configuration, there is an abrupt jump in I. जब तुम नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तोड़ोगे, आप पाओगे कि पागलों की तरह आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। सेकंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस कब होगा, तो व्हेन थर्ड आयोनाइजेशन ब्रेक्स द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ये समझ आए। तो थर्ड में अगर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन टूटेगी, तो इसका मतलब टूटेगी मतलब जब बनी होगी, है ना। तो देयरफॉर सेकंड आयोनाइजेशन लीड्स टू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो सेकंड आयोनाइजेशन में दो इलेक्ट्रॉन निकालो और नोबल गैस आ जाए, तो तीसरे निकालने में प्राण निकल जाएंगे। तो किसके पास दो इलेक्ट्रॉन फालतू है, तुम देखो इसके पास तो एक ही फालतू है, इसके पास 3 फालतू है, इसके पास 4 फालतू है, 1 3 4, इसके पास फालतू है। यहां तक नोबल गैस है, तुम देखो ये नियॉन है, ये है बेटा नियॉन, ऐसे यहां दो है। वेल, दो है तो डी इज द आंसर, यस डी इज द आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, लिख दिया मैंने यहां पे। अभी थोड़ा सा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक बात तो झटका लगता है मन को, बड़ा अच्छा कांसेप्ट, आप देखते ही मन में उतर जाएगा, आप देखिए, राइट राइट, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हिच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी को डी ब्लॉक में घुसा लिया हमने। डी ब्लॉक में पता है क्या होता है, फर्स्ट टीएस इज मोर देन सेकंड टीएस, डाउन द ग्रुप तो घटती है, लेकिन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के चलते बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो फर्स्ट से भी ज्यादा हो जाती है। तो 3-1-2 का ऑर्डर होता है। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। टीएस मतलब ट्रांजिशन सीरीज, ये सही। ए आ ही गया तो सी और डी भी तो गलत हो ही गया। सी डी देखना है क्या, आपको समझाने के लिए देख लेते हैं, वही जरूरत तो बची नहीं। ये ऑब्वियसली गलत है, क्यों, अगर कोई +1 आ चुका है तो वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि Na+ तो नियॉन बन गया, और प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के आकर्षण के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन नोचना तो बहुत मुश्किल है। हाईएस्ट होगा Na+ में, सी और डी में दिया नहीं है तो गलत ऑर्डर है, राइट, और एब्सोल्युटली। बहुत देख लिया जी आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन देते ही रहेंगे, खाएंगे नहीं कभी, खा जाओ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा H इज Cl, अगर इलेक्ट्रॉन खाएगी Cl- बनाएगी, और ये क्या एकदम मस्त एनर्जी रिलीज होगी। तो डेल्टा H इज नेगेटिव, क्यों, एक्सोथर्मिक है, खुशी से एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, बड़ा मजा आता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर हाजिर है दूसरा सवाल। इट सेज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 10⁻12 एटम्स ऑफ Cl आर कन्वर्टेड टू Cl-, तो एनर्जी रिलीज कितनी है, वो है 58 × 10⁻10 जूल्स, ये रिलीज्ड है। तो डेल्टा H कितना होगा, वो होगा माइनस कितना, किसके लिए बाबू, ये है 10⁻12 एटम्स के लिए। तो 1 एटम ऑफ Cl होता तो कितना होता, तो डेल्टा H होता 58 × 10⁻10 अपॉन 10⁻12 जूल्स, व्हिच इज माइनस 58 × 10⁻22 जूल, 2 बार। और हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻19 जूल्स, सही बात है। तो 1 जूल कितना है, तो 1 अपॉन 1.6 × 10⁻19 बराबर 1 जूल, तो माइनस 58 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। शांतम पापम, जय हो जय हो जय हो। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 4 64, 16 3 48, ठीक है। एक तो डेसिमल को बदल लेते हैं, ये 21 हो जाएगा, तो ये गंदगी जाएगी 10⁻2 माइनस तो है 16 3 48, 58 10, 16 6 96, 40 16 2 और 80, ये आ जाएगा। डिवाइड कर दिया मैंने, माइनस 0.03625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक एटम के लिए है इसलिए पर एटम माइनस 0.036। अच्छा सही है बॉस, माइनस 0.036 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आ जाएगा। मजे की बात है, ये दोनों ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, थोड़ी सी एरर लगती है बी प्रिंटेड क्वेश्चन में, है ना। तो जो छपा है उसके हिसाब से तो ए और डी कोई भी कर लो, सही हो जाएगा। आंसर आपको निकाल के पूरा हमने बता दिया है, राइट राइट, अच्छी बात है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इफ IE1 ऑफ Na इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Na से Na+, ये है आयनाइजेशन एनर्जी, और इसमें लगते हैं 5.1
डेल्टा एच इज प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ का मतलब हुआ जब Na+ इलेक्ट्रॉन लेकर Na बना ले, तो ये उल्टा ही तो है, तो डेल्टा एच कितना होगा माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इज जस्ट उल्टा ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+, जस्ट उल्टा। आप देखिए वो प्लस 5.1 रहते माइनस 5.1 होगा, खाली भाषा देखिए फिर है बस। अरे हाँ बात तो सही है ध्यान से देखिए बिल्कुल। और अब आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, घट जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन पर, क्लोरीन पर ब्रोमीन, और लल्लू में लल्लू है आयोडीन। ठीक है, अच्छी बात। Pauling scale of electronegative elements helps to determine, it helps to determine polarity of bond, yes, atomic radius, covalent nature of element। वैसे पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत चालाकी से निकाली थी, उन्होंने निकाली थी बॉन्ड एनर्जी के आधार पर। अच्छा, लेकिन उसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते थे। एक्चुअली आप चाहे तो कोवेलेंट नेचर भी कुछ हद तक तो निकाल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो कोवेलेंट नेचर है, ज्यादा है तो आयनिक है। रेडियस नहीं निकाल सकते। डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का अंदाजा लगा सकते हैं अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो, बाकी में तो वेक्टर समझना पड़ता है, दिक्कत आती है। बॉन्ड की पोलैरिटी तो तुरंत निकाल सकते हैं, तो कुछ कुछ हद तक तो ए सी डी तीनों निकाल सकते हैं, पर सबसे अच्छा क्या डिटरमाइन होगा बॉन्ड की पोलैरिटी। क्यों? एक बॉन्ड में दो एटम्स को देखना है और कुछ नहीं देखना। जैसे सी में ज्योमेट्री चाहिए, लोन पे वगैरह चाहिए, ए में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है पर दोनों मेटल्स हैं तो वो मेटलिक बॉन्ड हो जाएगा, तो कोवेलेंट नहीं रहेगा। तो ए और सी में कुछ में कर सकते हैं, कुछ में नहीं। डी तो हमेशा कर सकते हैं, बॉन्ड की पोलैरिटी तो हमेशा निकाल सकते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दिल्ली डी। एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गन 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 फॉर्म्स, कौन है ये पोटेशियम है। ग्रुप एस ब्लॉक का ग्रुप 1 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए, तो ये पोटेशियम मेटल है तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएगा। जी हां, ये बहुत मस्त बेसिक ऑक्साइड बनाएगा K2। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ऐसा होता है। Which of the following order is wrong with respect to the property mentioned? कौन सा ऑर्डर गलत है प्रॉपर्टी के लिहाज से? अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या है? वेल, डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, I E1 ना, लिथियम से बेरिलियम बढ़ती है, बोरॉन कम हो जाती है, ये गलत है, फिर कार्बन बढ़ जाता है। बेसिक नेचर बढ़ रहा है, ठीक है। आयनिक रेडियस बढ़ रही है, ठीक है। गलत कौन सा है? बॉम्बे बी, आयनाइजेशन एनर्जी का विस्तार से ग्राफ अपना दिखाया था, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, देख चुके हैं, ठीक है। द कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप्स, लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, ये तीन ऐसे हैं जो बड़े मैच करते हैं, अपने खानदान से ज्यादा पड़ोसी से मैच करते हैं। ये डायगोनल रिलेशनशिप कहलाती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें सिमिलर आयनिक और एटॉमिक रेडियाई आ जाती है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो पोलराइजिंग पावर सिमिलर हो जाती है, उसका अक्सर कारण ये है कि भाई इधर गए तो रेडियस घटी, नीचे गए तो बढ़ी, आसपास आ गई, ऐसा कह सकते हैं। बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक है, चला लेंगे। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम exhibit many properties which are similar, but the two elements differ in diagonal relation है बेरिलियम एल्यूमिनियम में, तो प्रॉपर्टीज मिलती हैं। फर्क कहाँ होता है? इन फॉर्मिंग कोवेलेंट हैलाइड नहीं, दोनों कोवेलेंट हैलाइड्स बनाते हैं, सच है। फॉर्मिंग पॉलीमरिक हाइड्राइड्स, हाइड्राइड है BeH2, ये पॉलीमरिक होता है, और AlH3 इतना पॉलीमरिक नहीं होता, बात तो सच है। एक्सिबिटिंग मैक्सिमम कोवेलेंसी इन कंपाउंड, ये भी बात सच है। बेरिलियम हद से हद BH4 माइनस बनाता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी है 4। एल्यूमिनियम AlF6 माइनस तक बनाता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी है 6, ठीक है। एक्सिबिटिंग एम्फोटिक नेचर बोथ आर एम्फोटिक, तो ये डिफर नहीं करते, ये सच है। दोनों एम्फोटिक ऑक्साइड बनाते हैं तो वो मैच करते हैं, डिफर नहीं करते, तो ये आंसर नहीं। कोवेलेंट हैलाइड दोनों बनाते हैं तो ये भी आंसर नहीं है। पॉलीमरिक हाइड्राइड BeH2 पॉलीमरिक है, ये सच है। AlH3 वैसे तो डाइमराइज कर जाता है, लेकिन हाँ सॉलिड स्टेट में इधर कर सकता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी का तो अंतर निश्चित है। क्यों? बोरॉन ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो एक मिनट, ये Be है, BeH4 2 माइनस ये बना सकते हैं। मैक्सिमम कोवेलेंसी या BeCl4 BeF6 बना सकते हैं, समझ सकता हूं। BeF4 2 माइनस हद से अधिक बना सकते थे। बेरिलियम ऑक्टेट नहीं एक्सपैंड कर सकता, सेकंड पीरियड का है। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड करने के कारण ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, इस वजह से एक फर्क है। इसमें मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है और एल्यूमिनियम में 6 है, वो डिफर करते हैं, इसमें सत्य है, सी आंसर। तो चलो, खूब पढ़ा लिया हमने और खूब पढ़ लिया आपने, खूब जम कर रिवीजन कर लिया हमने पीरियोडिक टेबल का। इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। मत भूलना, ये रिवीजन ज्यादा जरूरी है आपके मेन लर्निंग से। क्यों? वो तो फसल बोने जैसा था और यहाँ पर हम फसल को तैयार कर रहे हैं काटने के लिए। फर्स्ट